मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन का जीवन चक्र बताया था। आज हम आपको बताएंगे पादपों में लैंगिकता, यानी कि किस प्रकार से पादपों में लैंगिकता और जंतुओं में लैंगिकता। तो हेडिंग हम डालेंगे पादपों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। तो पादपों में लैंगिकता क्या है, ये आप समझेंगे कि जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो भिन्न युग्मकों में संयुग्मन होता है। जब नर व मादा जनांग एक ही पादप में उपस्थित होते हैं तो यह अवस्था द्विलिंगी या उभयलिंगाश्रयी कहलाती है, जैसे कारा, मक्का आदि। कवक में यह समथैलेसी अवस्था कहलाती है। कवक में कैसी कहलाती है? समथैलेसी अवस्था। जब नर व मादा जननांग दो विभिन्न पादपों पर जाते हैं तो यह अवस्था एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी कहलाती है, जैसे पपीता और मार्केंशिया। जैसे आप बच्चों ने देखा होगा कि जब पपीता के दो हम पादपों को देखते हैं तो एक पपीता का पादप ऐसा होता है जिसमें सिर्फ पुष्प के गुच्छे से दिखाई देते हैं, जिसमें फल वृत्ति नहीं बनती है, तो ये क्या है? एक लिंगाश्रयी है। जैसे और मार्केंशिया, खजूर आदि। तो कवक में एक अवस्था को विषम थैलेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम थैलेसी। तो पुष्पीय पादपों में पुमंग या पुंकेसर नर जननांग होता है, जायांग एक स्त्री के अंदर मादा का जननांग होता है। तो पुष्पीय पादपों में जननांगों के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पुष्पीय पादपों में जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है आपका एक लिंगी पुष्प। कौन सा होता है? एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प जिसे हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये है एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प है क्या? जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, यानी कि इसमें दो जननांग उपस्थित नहीं होते। जैसे किसी पुष्प में दो जननांग उपस्थित है, उसी में स्त्री होता है, उसी में मादा भी होता है। तो लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें एक ही पुष्प उपस्थित हो, तो ये एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे पपीता, तरबूज आदि। तो ये आपके क्या है? इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? पपीता, इसके अंतर्गत क्या आया? पपीता, तरबूज आदि। तो ये क्या हो गए आपके? एक लिंगी पुष्प। इसी प्रकार से हम अब आपको पढ़ा रहे हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प को हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये आपका क्या हो गया? उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प क्या है? जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। इसमें क्या था? एक लिंगी पुष्प में सिर्फ एक ही था, इसमें क्या है? दोनों है, इसमें नर है और मादा भी है। तो जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। तो हम यहाँ पे जैसे कौन कौन सा है इसमें? जैसे गुड़हल, सरसों आदि। तो ये आपका क्या हो गया? उभयलिंगी पुष्प। तो ये था आपका उभयलिंगी पुष्प, यानी कि ये किसमें थी? पादपों में लैंगिकता थी। किसमें थी? पादपों में लैंगिकता। अब हम आपको पढ़ाएंगे जंतुओं में लैंगिकता। किसमें? अब हम आपको पढ़ाएंगे जंतुओं में लैंगिकता। तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग जंतुओं में लैंगिकता, यानी कि सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स।
तो ये आपकी हेडिंग हो गई कौन सी, जंतुओं में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। तो इसमें क्या है, उसी प्रकार से इसमें भी है, इसमें भी एक लिंगी और द्विलिंगी और उभयलिंगी भी होते हैं। तो जिन जंतुओं के शरीर में नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है उन्हें हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे केचुआ, जोंक आदि। केचुआ और जोंक क्या है कि इसमें नर और मादा की पहचान नहीं होती, क्योंकि इसमें दोनों लिंगी पाई जाती है, इसी में स्त्री भी होती है और इसी में मादा भी, इसी में नर भी। तो जिन जंतुओं में नर एवं मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में बनते हैं उन्हें हम एक लिंगी कहते हैं। जब जंतुओं का, जैसे आप समझ सकते हैं किसी आप पशु से ले सकते हैं, जैसे गाय और बैल आदि। जब नर जंतुओं को नर एवं मादा लिंग के रूप में उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं, तो जीवों को के गुण को जीवों में लैंगिक द्विरूपता भी कहते हैं। इसे हम जैसे हम कह सकते हैं मानव या पशु। तो ये तो क्या था हमारा मानव एवं पशु। तो कल हमने जैसा इसके बारे में भी आपको बताया था कि इसके जंतुओं में लैंगिकता के बाद हम पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन की घटनाएं। हेडिंग है हमारी लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं क्या है, इसे हम कह सकते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन करने वाले जीव परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन से संबद्ध रचनाएं एवं प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन सभी जीवों में कुछ अंतर भी पाया जाता है, जैसे युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, नर व मादा युग्मकों का संलयन एवं भ्रूण जनन। तो लैंगिक जनन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे। पहला हम कर सकते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्चात घटनाएं और निषेचन। इसी से हमने आपको निषेचन पूर्व घटनाएं बताई थी, और निषेचन पूर्व घटनाएं में हमने आपको बताया था कि जीवों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जीवों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यानी कि हम जैसे सबसे पहले हमने आप यहाँ पे जीवों में हेडिंग डाल सकते हैं, जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। सबसे पहले हम लिख देते हैं मानव। तो मानव में कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या सबसे पहले, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं जीव का नाम है, और यहाँ पर तो मानव में 23 जोड़ी, यानी कि पूरे मिलाकर कितने हो गए आपके 46। जैसे कि हम पिछली क्लास में आपको हम कुछ ही बता रहे हैं। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता में कितने जोड़ी पाए गए 78, और जैसे 39, इसमें 39 जोड़ी हैं जो कितने हो गए 78। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे पादप में आ जाते हैं, सेब है तो सेब में 34 और यहाँ पर 68। इसी प्रकार से हम प्याज में 16 और ये 32। इसी प्रकार से कई और भी है, जैसे बिल्ली है, बिल्ली में कितने पाए गए 19, और यहाँ पर कितने हो गए 38। इसी प्रकार से हम आपको पिछली क्लास में हम ये पढ़ा चुके हैं, इसे आपको बहुत अच्छे से नोट भी कर लेना है पूरे, और बहुत उसे लर्न भी कर लेना है। तो इस तरीके से हम आपको एक बार फिर से पढ़ के बता दें। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ी पाए जाते हैं, कुत्ता में 39 जोड़ी पाए जाते हैं, चूहा में 21 जोड़ी पाए जाते हैं, बिल्ली में 19 पाए जाते हैं, और घरेलू मक्खी में 12 जोड़ी पाए जाते हैं, फल मक्खी में 4 जोड़ी पाए जाते हैं, तितली में 190 जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या अधिक होती है तितली में गुणसूत्रों की, और एस्कैरिस में सिर्फ एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, और प्याज में हम बता रहे हैं 16 पाए जाते हैं। इसी प्रकार चावल में 12, मक्का में 20 जोड़ी, आलू में 24 जोड़ी, और
सबसे अधिक जो पादप में पाए जाते हैं वो होता है आपका फर्ण। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि फर्ण में 630 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की इनकी संख्या हो जाती है 1260। तो इन्हें सबको आपको नोट कर लेना है। अब कल हम आपको इसी में इसके आगे पढ़ाएंगे निषेचन की जो 3 प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहली हेडिंग आपकी होगी निषेचन। तो आज आपको ये सब नोट कर लेना है, कल हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे।